हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 हम चुनावी राजनीति को पढ़ रहे थे। चुनाव में राजनीति किस प्रकार की होती है, क्या राजनीति को लेकर आपकी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें उस समय पर थी और ये चीजें आपका दिखाई दी थी। इनको हमने बहुत अच्छे से गौर करके देखा और इनको हमने एक एक करके आपका बात की। ठीक है, देख लिया और समझने का प्रयास किया। कल जो थे आप बच्चों ने, सब बच्चों ने मिलकर आपका यहाँ तक हमने अंतिम कर लिया था। समझाने का कार्य अभी शेष था, तो समझाना है। आज कोई बच्चा माइक लेकर आपका आपका चैप्टर को पढ़ेगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ना चाहेंगे बच्चों? तो कल मैंने आपको लोकतंत्र के मीनिंग जो थे आपको समझा दिए थे। किसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में सीधे शासन का क्या मतलब है, लोग शासन कैसे कर सकते हैं, क्या लोकतंत्र में शासन वाकई में जनता के द्वारा होता है या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, इनके विषय में हम लोग पढ़ चुके थे और हम आपका देख भी चुके थे। देख लिया? चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे और इतनी हम आपका बात भी कर चुके। ठीक है बच्चों? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चुनाव क्यों। अब हम चुनाव आपको देखते हैं कि चुनाव आखिर में जरूरी क्यों है। कल हमने पढ़े कि भैया हर 5 साल में चुनाव होना चाहिए और हर लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। जैसे हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि जो भी आपके हमारे प्रतिनिधि हैं, जो जनता जिनके द्वारा शासन करती है, जिन प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनका प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई कि चुनाव के अंदर क्या होता है। एक राज्य स्तर के चुनाव होते हैं, एक आपका केंद्र स्तर के चुनाव होते हैं और एक स्थानीय निकाय, जिनको लोकल आपका लेवल की गवर्नमेंट भी कहते हैं। जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, बीटीसी का चुनाव होता है आपका। ठीक। और शहर में बात करेंगे तो आपका नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के आपके जो है आपके चुनाव होते हैं। तो ये सारे चुनाव प्रक्रिया हैं जो यहाँ देखने के लिए आपको मिलती हैं। ये यहाँ देखने को हमको महसूस करते हैं और की जा सकती हैं। ठीक। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका बात की। चुनाव की जरूरत क्यों है, इसको हम आपका देखेंगे। आपको चुनाव क्यों चाहिए, जरूरत क्या थी। ठीक है, तो चुनाव की प्रक्रिया में वो सारे चीजें जिनके लिए जरूरी हैं, चुनाव महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। तो पहले जो हमने कल आगे पढ़ा था, उसमें पहले आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मुझसे पूछ लीजिए, फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूछिए। अब देखिए, लोगों का हित किन चीजों में, जो लोग हैं उनका जो हित है वो किन चीजों में बसा हुआ है, वो हमको देखना है। ठीक है, ये सभी नेता लोगों की सेवा करने की प्रेरणा से राजनीति में आते हैं। मेन उद्देश्य क्या है इनका कि भैया हम राजनीति में जा रहे हैं, सेवा प्रेरणा कर रहे हैं और इनको हम आपका देख रहे हैं कि मेन क्या है, राजनीति में सेवा की प्रेरणा से आते हैं कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर में के बाप के सभी नेताओं को अन्य देश के लोगों के समान आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने की चिंता होती है। सबसे बड़ी बात क्या है, समान आगे बढ़ना है भैया, अपना करियर सबको बनाना है। पॉलिटिकल में भी अगर आपका करियर अच्छा नहीं बन पाए, बढ़िया नेता नहीं बन पाए, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक। तो लोगों का ध्यान क्या है, अपने कैरियर बनाने की तरफ ज्यादा होता है और सत्ता में बना रहना चाहते हैं। वे अपनी बड़ी से बड़ी कुर्सी से ज्यादा अधिक पाना चाहते हैं। क्या कोशिश रहती है कि जितनी बड़ी कुर्सी हमको मिले। भाई विधायक थे तो एमपी बनना है, एमपी है तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है तो कुछ और बनना है। इसी भाग दौड़ में आपके वो लगे रहते हैं। ठीक। उनके अंदर लोगों की सेवा करना की भावना पर सिर्फ जिस भावना के भरोसे से जिन चीज को छोड़ने का जोखिम कम है, ये संभावना भी है। उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना, उन्हें मालूम ना हो यह कैसे काम की जा सकती है या फिर भी हो सकती है। उनके मन में जो विचार उन लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थान पर मेल नहीं खाते। ऐसे में जब हम वास्तविक
का सामना कैसे करते हैं। एक तरीका जो राजनेताओं का ज्ञान और चरित्र के बदले और सुधार लाने का है, दूसरे में ज्यादा व्यवहारिक तरीका है। यह व्यवस्था बनाए रखने, जिसमें लोगों की सेवा करने और राजनेताओं को वहां पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले, इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदी का अर्थ यह है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दा को उठाया तो उनको लोकप्रियता बढ़ेगी, लोक चुनाव को जीत की संभावना भी बढ़ेगी। यदि वे अपने कामकाज में मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो उनका चुनाव आपका नहीं जीत सकेंगे। इस तरह कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से आगे नहीं आई है, तो वह मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ ढंग से बाजार करती है, भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता है तो कोई मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना पड़ता है। वह ऐसा नहीं कर सकता, दूसरे ग्राहक दूसरी दुकान ठीक होगी। इसी प्रकार राजनीतिक मुकाबले की संभावना है। कुछ भेदभाव पाने और लोगों के आपसी मनमुटाव पैदा करने के आखिर राजनीतिक दल और उसके नेताओं की सेवाओं के लिए बाध्य हो जाते हैं। कैसे हैं? ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं और ये आपका बाध्य होते हैं और ये हमको देखते हैं। ठीक, जैसे मेरे पास योजना है, घोषणा है, वादे हैं, लेकिन इधर लोग क्या कह रहे हैं कि बेटा मेरे पास वोट है, इसलिए नेता को क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है और जनता खड़ी है। ये कैसे है? ये उस समय का स्थिति मानिए जब चुनाव आ रहे होते हैं, और बाद में क्या है, जब चुनाव जीत जाए तो ऐसे कुछ हो जाता है, सबको बैग में भर के लेकर चलते हैं। ठीक, देखिए, तो इन दो कार्टूनों को ध्यान से देखिए। कार्टून का संदेश है कि अपने शब्दों में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए और बताइए इन कार्टूनों का मीनिंग क्या है, इन कार्टूनों का अर्थ क्या है। अब सबसे बड़ी बात है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। प्रणाली का मतलब है हम किस माध्यम से चुनाव का पैटर्न करते हैं, किस तरह से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव की प्रणाली क्या है, इसको हम लोग आपका चलिए, चुनाव हमारी प्रणाली क्या है। चुनाव यानी बेसिकली जो हम चुनाव कराते हैं उसका पैटर्न प्रणाली क्या है। तो बड़ा सरल है चुनाव पैटर्न प्रणाली को अगर आप देखोगे। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए हम देखते हैं कि भारत में चुनाव किस तरह से होते हैं। यह लोकसभा और विधानसभा के हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुनाव प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी कि आम पर पार्टी है, हमारे यहाँ जो चुनाव प्रक्रिया है वो कितने समय की है? 5 साल की है। जितने भी चुनाव है लगभग किसमें होते हैं? 5 ईयर की जो प्लानिंग होती है उस 5 ईयर में ही हमारे चुनाव होते हैं। यानी कि एक हमने मोटा सा आपका शेड्यूल रखा है, किसी के यहाँ 6 साल भी हो सकते हैं, ये अलग डिपेंडेंसी करती है, लेकिन हमारे यहाँ मेनली क्या है? 5 ईयर है। ठीक, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है, फिर भी चुनाव एक ही दिन या एक छोटे अंतराल के अंदर अलग अलग दिन चुनाव कराए जाते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। जब कोई चुनाव होता है उसे क्या कहते हैं? आम चुनाव। मान लीजिए कोई सरकार 5 साल नहीं चल पाई तो ऊपर नीचे होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? चुनाव कराते हैं, उसको हम आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक बार चुनाव होते हैं, जो कि सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा खाली होने के बाद। बहुत बार चुनाव कैसे होते हैं आपने देखा भी होगा, किसी सदस्य की आपका मृत्यु हो गई या उससे अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो बहुत बार फिर चुनाव कराए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, कुछ है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उपचुनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचुनाव आपका कहते हैं, इनको उपचुनाव बोलते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ध्यान करेंगे और अपना केंद्रित करेंगे कि चुनाव क्या है, किस प्रकार है। चुनाव क्षेत्र अपने पढ़ने की है। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोग 90 विधायकों का चुनाव किया जाता है। संभवतः आपने सोचा होगा कि वो कैसे होगा। हरियाणा के व्यक्ति में 90 विधायकों के लिए
बोर्ड देते हैं, शायद आपको यह मालूम होगा कि ऐसा होता है। आपके देश में विशेष आधारित प्रतिनिधि से प्रणाली पर काम करते हैं। चुनाव का उद्देश्य देश को अनेक क्षेत्र में बांट लिया गया है, उन्हें निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, यानी कि लोकसभा में चुनाव में कितनी सीटें हैं? 543। इतनी सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है। ध्यान रखना, कितना होता है? 543 में चुनाव होता है। हर क्षेत्र का प्रतिनिधि आपका सांसद सदस्य कहलाता है। जो चुने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सांसद। लोकतांत्रिक चुनाव एक विशेष है, हर वोट का बराबर मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि चुनाव क्षेत्र मतदाताओं की संख्या काफी हद तक समान होती है। कैसी होती है? काफी हद तक समान होती है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में उसकी विधानसभा और सीटों का हिसाब में बांटा जाता है। इन सीटों का निर्वाचन प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक समय में विधानसभा में कई निर्वाचक क्षेत्र होते हैं। पंचायत और नगरपालिका चुनाव के भी तरीके अपनाए जाते हैं। प्रत्येक पंचायत को भी आपका वार्डों में बांटा जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगरपालिका का एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचित क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर सांसद और विधायक के एक सीट पर एक प्रतिनिधि रहता है। हर जगह एक सांसद, एक विधायक एक ही सीट से होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने विधायक का भी चुनाव लड़ा और सांसद का भी चुनाव लड़ा, और वो सांसद का भी जीत गया और विधायक वो पहले से था, तो दोनों में से उसको एक सीट रखनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की रखे या राज्यसभा की। तो ऐसे में क्या होता है, लोग एक सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि लोक दल ने हरियाणा में 60 सीटें जीती, इसका मतलब है विधानसभाओं के 60 निर्वाचित क्षेत्र से लोक दल के 60 लोग जीतकर राज्य विधानसभा पहुंच रहे हैं। कहां पहुंच रहे हैं? राज्य विधानसभा पहुंच रहे हैं। इसका जो है सिंपल सा ये मीनिंग है जो आपको पता होना चाहिए। तो निर्वाचन क्षेत्र, विधायक संबंधित प्रक्रिया, यह आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होनी चाहिए कि कैसी हमारी प्रणाली है। ठीक, आप अभी गुलमर्ग को देखेंगे, तो उसके बाद कर्नाटक में इन क्षेत्र को देखेंगे, क्या स्थिति है। सर इसमें हम आगे बढ़े। अब है कुछ क्षेत्र होते हैं आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र का मतलब है कुछ क्षेत्र आपका वर्ग विशेष के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभवतः है कि खुले चुनावी मुकाबले में कमजोर समूह के लोग और विधानसभा पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या है आपका? नहीं पहुंच पाएंगे। चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरत, संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास नहीं है। संसाधन वाले आपके प्रभावशाली लोग चुनाव जीतने में रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभा हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी और हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। कैसी होगी? तो कम लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी हो जाएगी। इसलिए हमारे संविधान ने कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र के विशेष व्यवस्था की सोची। कैसी सोची? विशेष व्यवस्था की। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीट आरक्षित की गई। अनुसूचित जाति, ठीक, के लिए आपका सीटों को आरक्षित किया गया। कुछ अनुसूचित जनजाति के आपके लोगों के लिए सीटों को आरक्षित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति का चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जो सीट जिस कैटेगरी को रिजर्व हुई है उसी कैटेगरी का व्यक्ति क्या है? आपका चुनाव लड़ सकता है।
इस तरह अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सीट आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है, यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित की गई है। अब मेरा सिंपल आपसे प्रश्न है, बताइए, प्रश्न ये है उत्तराखंड में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। मैं इसको यहीं रोकता हूं और जब तक थोड़ा सा कुछ हम बेसिक जानकारी आपकी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी? लोकसभा सीट कितनी है? तो कितनी है? 5। अब 5 में से मुझे बताना है कौन सी सीट एससी और कौन सी एसटी के लिए रिजर्व है, बताइए। देख लिया? अब आप मुझे आपको ढूंढना है। चलिए आगे बढ़े। कह रहे 26 जनवरी 2019 की स्थिति है, ये सीटें पूरी आबादी के समूह के अनुपात में है। कह रहे जो सीटें बांटी हुई हैं, जो टोटल आबादी है भारत की, उसके अनुरूप ही हमने 84 जो आपका रिजर्व रखी हुई है एससी के लिए, और 47 सीटें जो एसटी के लिए हमने रिजर्व रखी, 47 सॉरी, तो वो क्या होगा? अनुसूचित जनजाति के लिए। तो 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार देखते हुए रखी है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में अन्य समूह का उचित हिस्से में से और कुछ नहीं लेती। जो रिजर्व है वही है और कुछ नहीं है। कमजोर वर्ग समूह के आरक्षित के लिए व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। अब ऐसी चीजें क्या करी गई है स्थानीय स्तर पर? आप देखते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो वहां भी एससी एसटी के लिए रिजर्व रख देते हैं। बहुत बार आपको और चुनाव होते हैं कुछ आपके जिले पर, नगर पालिका, नगर परिषद, ऐसी कंडीशन में भी कह रहे हैं कि पंचायत और आपका नगर पालिका और नगर निगमों में स्थानीय निकाय में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित लागू है। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इस प्रकार ग्रामीण और शहरी निकाय में 1/3 महिलाओं की सीट कैसी है? आरक्षित है। कितनी है? 1/3 सीट्स कैसी हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी टोटल सीट है, मान लीजिए कहीं पर 120 सीट है, तो 120 में से आपका 1/3 निकाल लीजिए, यानी कि इतनी सीटें उनको रखा गया, ठीक है। अब कोई भी नंबर हो, चाहे 100 हो, 10 हो, 20 हो, उसका 1/3 महिलाओं के लिए इंपोर्टेंट रखा है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि टोटल सीटों में का ये सारी चीजें जो है आपका, इनमें 1/3 यानी कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप थोड़ा सा ये वाली कुछ निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं जो आपको लिख लेनी चाहिए। भारत में कितनी कहां पर सीटें हैं, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको लिखिए। देखिए, जैसे कि आप देखेंगे भारत में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कुल क्षेत्र हैं 543, मैंने बताया ये जो लोकसभा का है इन्हीं का चुनाव होता है। सामान्य सीट कितनी है जनरल के लिए, जहां सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी, कोई भी, तो 412 यानी कि 412। अच्छा, अनुसूचित जाति यानी जिनको हम आम भाषा में आपका अपने का शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, ठीक, उनके लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है 47। इस तरह से आप टोटल करेंगे 543 सीट ये बैठ जाएंगी। क्लियर है? तो 540 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हर राज्य में अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे बात करें तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25। अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40। बिहार में कितनी है? 40। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 2। छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, कर्नाटक में 28, केरल में 29, मध्य प्रदेश में 29, सॉरी, केरल में 20 और महाराष्ट्र में 48। तो महाराष्ट्र में अच्छी खासी सीटें हैं। बिहार में 40 थी और उसके बाद सबसे ऊपर सीटें इसके बाद किस पे हैं आपका? तो महाराष्ट्र। उसके बाद मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 21। ठीक, उड़ीसा में
आपका 21 है। पंजाब में आपका कितनी है? 13 सीट, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, और बच्चों वहां तेलंगाना में 17, त्रिपुरा में 2, और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं यूपी में, इसमें दिखाया 80 सीट। और उत्तराखंड में कितनी सीटें बनाई थी मैंने अभी? 5। तो यही पूछ रहा था मैं आपसे कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड में लोकसभा की जो है 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5। ठीक। तो पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें किसके हैं? यूपी के, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और बिहार, इनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, यूटीज में देखिए, यूटीज में सबसे ज्यादा आप देखिए कहां मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में 5 है, और उससे ज्यादा दिल्ली में। तो दिल्ली पहले नंबर पर और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर, वहां भी 5 है। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ में 1, दादरा नगर हवेली में 1, दीप और दमन में 1, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 1 और पांडुचेरी में 1। सब जगह एक एक सांसद सदस्य है। तो कोशिश करिए कि इनको एक बार लिख लीजिए, बहुत बार ये पेपर में मिल भी जाती है और अपनी जनरल क्वेरी के लिए भी ये बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एक बार बच्चों आप इनको लिख लीजिए। ठीक, और फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए लिखना प्रारंभ करें जल्दी। इस बहाने आपके सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश का नाम भी लिखा जाए। हो गया? इनको आप लिखे बेटा, यहां से आगे बढ़े। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपकी बुक में से आप इनको कॉपी करके सारा लिख लीजिए, तो उससे वो सारे जो स्टेट्स हैं वो कवर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरा, जितने यूनियन आपके टेरिटरी हैं वो हम लोग आपका लिख लेंगे रिवीजन के तौर पर। दूसरा, जितनी सीट हैं वो हम लोग लिख लेंगे, तो एक आइडिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।